रात के करीब 8:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें उस वक्त भी अपनी पूरी रफ्तार में थी। कुछ गाड़ियाँ, कुछ लोग और शहर का वो जाना पहचाना शोर। लेकिन आन्या कपूर को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसका एक ही काम था, किसी भी तरह जल्दी पहुंचना। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां थिरक रही थी और होठों पर एक प्यारी सी गुनगुनाहट चल रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वियान। उसने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, आंखों में एक अलग ही चमक थी और गालों पर हल्की सी लाल छाई थी। चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान थी जो कभी रुकना नहीं जानती थी। आज विहान का बर्थडे था और आन्या, जो कभी किसी भी चीज़ में देर नहीं करती थी, आज पूरे 1.5 घंटे लेट थी। उसका फ़ोन पहले ही 6 बार बज चुका था। आती हूँ, बस 10 मिनट और। उसने हड़बड़ाते हुए गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और तेज कर ली और तभी बहुत ज़ोर से कुछ टकराने की आवाज़ आई। धमाका! इतना ज़ोरदार झटका लगा कि आन्या का सिर स्टीयरिंग के एकदम पास तक चला गया। उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया और हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। गाड़ी एक तेज चीख के साथ रुकी। ये क्या था? वो एक पल के लिए अपनी सीट पर ही जमी रही। उसने अपनी सांस रोकी, फिर झटके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल पूरी तरह पस्तल हालत में खड़ी थी और उसके ठीक बगल में ज़मीन पर एक लड़का गिरा पड़ा था। आन्या के कदम वहीं ठिठक गए। उस लड़के की सफ़ेद शर्ट अब खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके माथे के गहरा खून बह रहा था और हाथ और पेट पर भी काफ़ी गहरा चोट लगी थी। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। हे भगवान! वो बुदबुदाई और तुरंत दौड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। भाई, हेलो, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें खोलो। उसने हल्के से उस लड़के का कंधा हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ओ नहीं नहीं, प्लीज़ आंखें खोलो, वो घबराहट में बड़बड़ाई और जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकालने लगी। तभी उसके पीछे से कुछ भारी कदमों की आवाज़ें आई। 3-4 लड़के तेज कदमों से चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। एक के हाथ में लोहे की रोड थी और दूसरे के आंखों में वो खुरदरापन साफ झलक रहा था जो सड़क पर पले कुंडों के आंखों में होता है। उनमें से एक ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, रहने दे उसे। आन्या ने पलटकर ऊपर देखा और हैरानी से पूछा, क्या? मैंने बोला ना कि उसे रहने दे, अपना काम कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। आन्या धीरे से खड़ी हुई। फ़ोन अभी भी उसके हाथ में ही था। उसने एक बार ज़मीन पर पड़े उस लहूलुहान लड़के को देखा और फिर पलटकर उन गुंडों को घूरा। उसके चेहरे पर अब डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और गुस्सा था। मुझे लगता है तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, उसने बिल्कुल शांत लेकिन कड़क आवाज़ में कहा। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो रहने दे सुनकर डर कर चली जाती है। गुंडे ने अपना जबड़ा खींचते हुए कहा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मैडम, ये हमारा आपसी मामला है, बीच में मत पड़। और ये इंसान जो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा है ना, ये मेरा मामला है। आन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया। देख लड़की, समझदारी इसी में है कि तू यहाँ से। भाई मेरी बात सुन। आन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ में अब एक तेज़ धार थी। मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली, अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये लड़का यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये मेरे साथ सीधा हॉस्पिटल जाएगा और तुम लोग अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उनमें से एक लड़के ने बद्दी सी हंसी दबाते हुए कहा, अकेली है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दूसरे गुंडे ने अपनी गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, ए मैडम, हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा शिकार है, इससे हमारे हवेले कर दे और अपनी जान बचाकर यहाँ से खिसक ले। लड़की, जो कुछ सेकंड पहले तक एक सहमी सी लड़की लग रही थी, उसकी आंखों में अचानक एक खौफनाक गुस्सा उतर आया। वो धीरे से खड़ी हुई। उसने अपने ड्रेस को हल्का सा झटका और उन गुंडों को घूरते हुए बोली, तुम्हारे बाप का पार्सल है क्या जो तुम्हारे हवाले कर दूं? शक्ल से ही सड़क छाप गुंडे लग रहे हो और बात कर रहे हो जैसे यमराज
के परपोते हो। जमीन पर पड़ा वो लहूलुहान अजनबी अपनी आधी खुली आंखों से ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मामूली सी दिखने वाली लड़की मौत के सामने खड़ी होकर बकवास कर रही है। उसने अपनी बची कुची ताकत से फुसफुसाते हुए कहा, पागल लड़की, भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार देंगे। लड़की ने पलटकर उसे एक कड़क लुक दिया और उंगली होठों पर रखकर बोली, एकदम चुप। एक तो खून से नहाए पड़े हो, ऊपर से डायलॉग बाजी कर रहे हो। शांति से पड़े रहो। पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी क्लास लूंगी। ये सुनकर गुंडे भड़क गए। तेरी तो। एक गुंडा रॉड लेकर उसकी तरफ लपका, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो चुलबुली सी लड़की असल में कराटे की ब्लैक बेल्ट चैंपियन थी। लड़की ने हवा में उछलकर ऐसी स्पिनिंग किक उस गुंडे के जबड़े पर मारी कि वो दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून के फव्वारा फूट पड़ा। बाकी गुंडे ये देखकर सन्न रह गए। इसके बाद तो जैसे सड़क पर तूफान आ गया। वो किसी निडर शेरनी की तरह उन पर टूट पड़ी। किसी का हाथ मरोड़ा, किसी के पेट में जोरदार पंच चढ़े। उसकी हर मूव में एक परफेक्शन था। बस कुछ ही मिनटों में वो सारे गुंडे सड़क पर पड़े करा रहे थे और धूल चाट रहे थे। जमीन पर लेटे हुए उस अजनबी लड़के ने उसकी आधी खुली आंखों से ये सब देखा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और टूटा टूटा सा था, जैसे किसी फिल्म के सीन चल रहे हो। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की उसी के लिए उन गुंडों से लड़ रही थी। कौन है ये? लड़की ने अपने बाल पीछे झटके और गहरी सांस ली। बड़े आए थे। शिट, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। वो वापस उस लड़के की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधी आ गई। 3 बड़ी बड़ी काली एसयूवीज फुल स्पीड में आकर वहां रुकी। लड़की ने अपने माथे पर हाथ मारा और गहरी झुंझलाहट के साथ बड़बड़ाई, यार, अभी तो इन छपरियों को टपकाया था, अब ये नए नमूने कहाँ से आ गए? क्या इस शहर के सारे गुंडों का आज ही सेमिनार है क्या? उसने खुद को एक और लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। मुठ्ठियां बींच ली। कार के दरवाजे खुले और उनमें से एकदम प्रोफेशनल काले सूट और चश्मे पहने हुए हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। लड़की ने डिफेंस पोजीशन ली, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। वो सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ लपकने के बजाय एक लाइन में खड़े हो गए और एक साथ अपना सिर झुकाते हुए पूरी इज्जत के साथ उसे सैल्यूट किया। उसमें से जो सबसे सीनियर लग रहा था, उसने बहुत ही अदब से कहा, मैम, बॉस की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, हम इन्हें संभाल लेंगे। लड़की पलकें झपकाते हुए कभी उन शूट वाले बॉडीगार्ड्स को देखती तो कभी ज़मीन पर पड़े उस अजनबी को, जो अब बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। लड़की ने एक गहरी सांस छोड़ी। बॉडीगार्ड्स ने फुर्ती से अपने बॉस को कार में शिफ्ट किया और वहां से रफू चक्कर हो गए। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। बस वो लड़की थी, उसकी कार थी और दूर जाते गाड़ियों के टायर के निशान। अचानक उसकी नज़र अपनी गाड़ी पर कलाई घड़ी पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, उसने ज़ोर से अपने माथे पर हाथ मारा। हद है यार, विहान मेरा वेट कर रहा होगा। भाग भाग, जल्दी से भाग। वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर बड़बड़ाती हुई तेज़ी से अपनी कार की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड में वहाँ से निकल गई। क्लब के बाहर पहुंचकर आन्या ने झटके से कार का दरवाज़ा बंद किया। उसके एक हाथ में विहान के लिए लाया गया एक बेहद खूबसूरती से पैक किया हुआ गिफ्ट बॉक्स था। वो लगभग दौड़ते हुए अंदर वीआईपी प्राइवेट रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र हॉल के बड़े से शीशे पर पड़ी। उसके कदम अचानक रुक गए। उसने अपने खूबसूरत ब्लैक ड्रेस को देखा, जिस पर अब धूल के निशान थे और साइड से वो हल्की सी उधड़ भी गई थी। आन्या ने एक गहरी झुंझलाहट भरी सांस ली और शीशे में देखते हुए मुंह बनाया। ग्रेट, एक तो विहान का बर्थडे, ऊपर से मेरी ये जैकी चैन वाली हरकतें, पूरी ड्रेस का कबाड़ा हो गया। वो खुद से ही बड़बड़ाई। उसने अपने बिखरे बालों को हाथ से सेट किया और गिफ्ट बॉक्स को सीने से लगाते हुए बुदबुदाई, थैंक गॉड, कम से कम ये गिफ्ट बॉक्स तो सेफ है। चलो प्राइवेट रूम में जाने से पहले वॉशरूम में जाकर खुद को थोड़ा इंसान जैसा बना लेती हूँ। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाहर बज रहे तेज डीजे बेस की धमक उसके कानों में गूंज रही थी। उसने वॉशरूम का भारी दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर जाते ही उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए।
उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स की पकड़ ढीली होने लगी। उसकी सांसें गले में ही अटक कर रह गई। सामने वॉशरूम के बड़े से शीशे के पास विहान खड़ा था और उसकी बाहों में कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया थी। दोनों बहुत ही बुरी तरह पूरी बेशर्मी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। आन्या का दिमाग सुन पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। तभी रिया की नज़र शीशे में पीछे पड़ी आन्या पर। आन्या को वहां देखकर रिया घबराई नहीं बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही शातिर और विजयी मुस्कान तैर गई। उसने जानबूझकर विहान के गले में अपनी बाहें और कस दी, उसे और प्यार से किस किया और जानबूझकर ऐसी आवाज़ में बोली जो आन्या को साफ सुनाई दे, आई लव यू बेबी। सच बताओ, उस बोरिंग लड़की में आखिर ऐसा है भी क्या जो तुम उसे झेल रहे हो? विहान, जिसे अभी तक आन्या के वहाँ होने का कोई अंदाज़ा नहीं था, उसने बेहद इरिटेट होकर रिया की कमर पर हाथ रखा और मुंह बनाते हुए बोला, प्लीज़ यार, अभी उसकी बात मत करो, वो मुझे बहुत इरिटेट करती है। आज तक उसने मुझे ढंग से छूने तक नहीं दिया है, हमेशा बस एक ही रट, विहान, शादी के बाद। उफ, अच्छा है जो वो आज पार्टी में नहीं आई, वरना मेरा तो पूरा बर्थडे ही स्पॉइल हो जाता। ये अल्फाज आन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसे एक झटके में सब समझ आ गया। रिया उसे शीशे में देख चुकी थी। वो जानबूझकर विहान से ये सब कहलवा रही थी ताकि आन्या अपने कानों से उसकी सच्चाई सुन सके। ये धोखा आज का नहीं था, ये बहुत पहले से चल रहा था। आन्या की आंखों से आंसुओं का एक गर्म समंदर उमड़ आया। उसका दिल इस कदर टूटा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उस दर्द से कहीं ज़्यादा अब उसके अंदर एक आग भड़क रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी मुट्ठी जोर से भींची और भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। विहान जैसे ही रिया के पीछे हटा, आन्या उसके ठीक सामने खड़ी थी। विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। आन्या, तुम? इससे पहले कि विहान का वाक्य पूरा होता, आन्या का हाथ पूरी ताकत से विहान के गाल पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज़ वॉशरूम में गूंज उठी। विहान का चेहरा झटके से एक तरफ घूम गया। रिया ने डरने का नाटक करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आन्या ने अपने हाथ में पकड़ा वो महंगा गिफ्ट बॉक्स पूरी ताकत से विहान के मुंह पर दे मारा। थैंक यू सो मच विहान, इस शानदार सरप्राइज़ के लिए। आन्या की आवाज़ काँप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की ज्वाला कम नहीं हुई थी। तुम्हें लगता था ना कि मैं तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल नहीं करती? लो, अब कर दिया। विहान की मर्दानगी को इस थप्पड़ से गहरी ठेस पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? फुफुराते हुए उसने आन्या को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वो भूल गया था कि वो किस लड़की पर हाथ उठा रहा है। आन्या की रिफ्लेक्सिव बिजली से भी तेज थी। उसने हवा में ही विहान की कलाई दबोच ली और इस बार उसने अपनी कराटे की ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उसने विहान का हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि विहान दर्द से कराहता हुआ घुटनों के बल नीचे झुकने को मजबूर हो गया। आन्या, छोड़ मेरा हाथ। विहान दर्द से छटपटाया। आन्या ने अपनी पकड़ रत्ती भर भी ढीली नहीं की। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। उसका दिल बुरी तरह रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसा खौफनाक ठहराव था जिसने विहान की रूह कांपा दी। हाथ नीचे रख विहान, आन्या ने उसके चेहरे के पास झुककर एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। मैं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तेरी गर्लफ्रेंड थी, समझा? अब तू इस धोखेबाज के साथ रह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खबरदार जो आज के बाद कभी मुझे छूने की या मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की। उसने एक झटके से विहान का हाथ छोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया, जिससे विहान लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। आन्या ने एक पल के लिए घबराई हुई रिया को बहुत ही नफरत भरी नज़रों से देखा। उसने बेरहमी से अपने आंसू पोंछे, अपनी चिन्हों पर की और बिना एक भी बार पीछे मुड़कर देखे बस वॉशरूम से बाहर निकल गई। बाहर अभी भी तेज म्यूजिक बज रहा था, लेकिन आन्या के अंदर अब एक खामोश तूफान से जन्म ले लिया था। क्लब के उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा आन्या के चेहरे से टकराई। उसके कदम अब भी तेज थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी।
उसकी आंखों में कितने बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जिम्मेदारियों ने उन सपनों को कब बहुत पीछे छोड़ दिया उसे खुद भी पता नहीं चला। उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था, उसकी माँ, एक सिंगल मॉम जो पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जंग लड़ रही थी। माँ के इलाज के लिए, कीमोथेरेपी के भारी भरकम बिल्स चुकाने के लिए आन्या को जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसने क्या क्या नहीं किया, सुबह कैफ़े में शिफ्ट, दोपहर में ऑडिशंस के धक्के, रात के डेटा एंट्री का काम और लोगों की बातें सुनना। वो बिना थके किसी मशीन की तरह खटती थी, लेकिन फिर भी इस भारी भाग दौड़ के बीच उसने विहान के लिए हमेशा अपना वक्त निकाला। आखिर विहान उसका बचपन का प्यार जो था। आन्या के मम्मा पापा के डिवोर्स के बाद वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन सालों बाद जब बड़े होकर दोबारा मिले तो वो पुरानी दोस्ती बहुत ही आसानी से प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। आन्या को लगा था कि दुनिया चाहे जितनी भी जालिम हो जाए, विहान हमेशा उसका सहारा बनेगा। कार का दरवाज़ा खोलते हुए आन्या के होठों पर एक बेहद दर्द भरी और कड़वी सी हंसी आ गई। हाय, मेरी गलती क्या थी? वो खुद से ही बुदबुदाई और उसकी आंखों से छलकते हुए आंसू उसके गालों पर आ गिरे। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं अभी फिजिकल होने में, उस हद तक रोमांस करने में कंफर्टेबल नहीं थी। कितनी मजाक की बात है ना, सालों का वो गहरा प्यार एक पल की हवस के सामने इतनी आसानी से हार गया। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर टिका लिया। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर का सारा जहर बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन तभी उसके डैशबोर्ड पर रखा फ़ोन ज़ोर से वाइब्रेट हुआ। आन्या ने अपने आंसू पोंछे और स्क्रीन देखी। सिटी हॉस्पिटल, ये नाम पढ़ते ही उसके सीने में एक अनजाना सा खौफ दौड़ गया। उसने कांपते हाथों से तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो आन्या, तुम जहाँ भी हो तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उनका पल्स रेट तेज़ी से गिर रहा है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। तुम बस जल्दी पहुँचो। सामने से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज़ आई। फ़ोन आन्या के हाथ से फिसल कर बगल वाली सीट पर गिर पड़ा। एक पल के लिए सब कुछ सुन्न हो गया। आसपास की गाड़ियों की आवाज़ें, सड़क का शोर, सब जैसे एकदम से म्यूट हो गया। आन्या की सांसें उसके गले में अटक कर रह गई और फिर उसके होठों से एक अजीब सी आवाज़ निकली। वो हंस रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की नदी बह रही थी, लेकिन वो पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। लेकिन जब दर्द अपनी बर्दाश्त की हद पार कर देता है तो इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। रोते हुए हंसना उसकी बेबसी और टूटने का सबसे खौफनाक मंजर था। उसने विंडशील्ड से आसमान की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों से भयंकर गुस्सा और शिकायत दोनों थे। वाह रे भगवान वाह, आज तेरी स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स है क्या? हाँ, और कितना आजमाएगा मुझे? एक ही दिन में सब छीन लेना चाहता है ना तू मुझसे? तो सुन ले, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उसने बेहद बेदर्दी से अपने गालों से आंसू रख दे। अब उसकी आंखों में रोने का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक पागलपन था, किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाने का जुनून। उसने झटके से कार का गियर बदला और एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगा दिया। कार के टायर सड़क पर जोर से चीखे और आन्या की गाड़ी रात के अंधेरे को चीरते हुए किसी तूफान की तरह हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। हॉस्पिटल के ठंडे और खामोश कॉरिडोर में आन्या की तेज कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो भागती हुई सीधे डॉक्टर के कैबिन में पहुंची। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी और बाल चेहरे पर बिखरे थे। डॉक्टर के चेहरे की गंभीरता देखकर ही आन्या का दिल बैठ गया। डॉक्टर, मेरी माँ, वो कैसी हैं? आन्या ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और चश्मा उतारते हुए कहा, आन्या, मुझे माफ़ करना, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रही है। कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमें हर हाल में 7 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन करना ही होगा। अगर हमने 7 दिन के अंदर सर्जन नहीं की तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। आन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो आप कीजिए ना डॉक्टर, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। ऑपरेशन का पूरा खर्चा और आगे की ट्रीटमेंट का अकाउंट करीब 30 लाख रुपए होगा। आन्या, तुम्हें जल्द से जल्द ये पैसे डिपॉजिट करने होंगे, वरना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमें सर्जरी की परमिशन नहीं देगा। डॉक्टर ने मजबूरी जताते हुए कहा। 30 लाख?
ये अमाउंट सुनकर आन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी पत्थर मार दिया हो। वो लड़खड़ाकर कैबिन के बाहर आई और एक बेंच पर धम से बैठ गई। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। 30 लाख रुपए, वो भी 7 दिन में कहाँ से लाएगी? उसने तो पहले ही अपनी सारी सेविंग्स माँ की कीमोथेरेपी में लगा दी थी। तभी उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, उसके पिता। सालों पहले वो उसकी माँ को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन फिर भी खून का रिश्ता तो है। आन्या ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला और अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखकर जैसे तैसे उन्हें कॉल लगाया। फ़ोन उठा। हेलो। आन्या की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। पापा, माँ बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने 7 दिन का वक्त दिया है, मुझे कुछ पैसों की। बस। सामने से एक बेहद रूखी और चुभने वाली आवाज़ आई। अपनी उस माँ से कह देना कि मेरी तरफ से वो मर चुकी है। जब मुझे छोड़ा था तब तो बड़ा घमंड था ना उसे, तो अब मेरे पैसों पर नज़र क्यों डाल रही हो? आइंदा मुझे कॉल मत करना। फ़ोन कट गया। आन्या ने अविश्वास से स्क्रीन को देखा। एक पिता ने अपनी बेटी की इतनी बड़ी मजबूरी पर उसके मुंह पर ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो और भी ज़्यादा टूट गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसे विहान का ख्याल आया। वो जानती थी कि वो इंसान घटिया है, लेकिन उसी विहान की कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आन्या ने दिन रात एक किया था। उसके क्लाइंट से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब आन्या ने ही तो संभाला था। उसे लगा कि भले ही उनका रिश्ता ख़त्म हो गया हो, लेकिन विहान उस एहसान को याद रखकर शायद एक इंसान होने के नाते मदद कर दे। उसने गहरी सांस ली। अपने आंसू पहुँचे और विहान का नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स के बाद कॉल रिसीव हुआ। ओहो, क्या बात है। अभी तो मैडम वॉशरूम में बहुत बड़ा लेक्चर देकर गई थी। इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। विहान की आवाज़ में एक घटिया सी जीत की महक थी। विहान। आन्या ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए खुद को शांत रखा। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही। तुम्हारी उस कंपनी को खड़ा करने में मेरा भी खून पसीना लगा है। ये उसी का हिस्सा समझकर मुझे दे दो प्लीज़। मेरी माँ मर जाएंगी। फ़ोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर विहान की वो भद्दी हंसी गूंजी जिसने आन्या के रोंगटे खड़े कर दिए। तेरी माँ मरती है तो मरे, मुझे क्या। लेकिन हाँ, अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साली, तूने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, उस थप्पड़ की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। विहान ने जहर उगलते हुए कहा। पैसे चाहिए तो एक काम कर, आज रात मेरे पास आ जा। तू वैसे भी मुझे छूने नहीं देती थी ना। एक रात मेरे साथ सो जा, सुबह तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये अल्फाज सुनते ही आन्या के अंदर का सारा दुख, सारी बेबसी एक खौफनाक ज्वालामुखी की तरफ फट गई। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। तू इंसान नहीं, नाली का कीड़ा है विहान। आन्या चीख पड़ी। उसकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। तेरी औकात सिर्फ उस सड़ी हुई नाली तक है जहाँ से तूने ये सोच निकाली है। तू क्या मुझे खरीदेगा बे? तू जैसे गिरे हुए और नामर्द इंसान की शक्ल देखने से बेहतर मैं अपनी जान दे दूँ। तेरी औकात सिर्फ उसी घटिया रिया के तक है। कीड़े पड़े तुझे, याद रखना। उसने भयंकर गालियाँ देकर अपनी सारी भड़ास निकाली और पूरी ताकत से फ़ोन काट दिया। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। फ़ोन काटने के बाद वो दीवार से सटकर ज़मीन पर बैठ गई। रिया। अपनी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल आते ही उसे और भी ज़्यादा घुटन होने लगी। आन्या हमेशा से नोटिस करती थी कि रिया की आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चुभन होती थी। जब भी आन्या की तारीफ होती, रिया की मुस्कान झूठी लगती थी। आन्या को लगता था कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है, क्योंकि आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन नहीं, आज सब शीशे की तरफ साफ हो गया था। रिया हमेशा से उससे जलती थी, उसके हर अचीवमेंट से, उसके लुक से, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड से भी। वो बस मौके की तलाश में थी कि कब आन्या की ज़िंदगी में जहर घोले। आन्या ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया और घुटनों के बल बीच सिर छुपा लिया। चारों तरफ अंधेरा था। माँ आईसीयू में मौत से लड़ रही थी। पिता ने मुंह मोड़ लिया था। प्यार ने जिस्म की कीमत लगा दी थी और दोस्तों ने पीठ में छुरा खोपा था। अब मैं क्या करूं? वो सुबकते हुए बड़बड़ाई। इस पूरी दुनिया में अब वो बिल्कुल अकेली थी और उसके पास सिर्फ 7 दिन थे। अगले 7 दिन आन्या के लिए किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं थे।
उसने अपनी नींद, भूख, प्यास, यहाँ तक कि अपना वजूद भी भुला दिया था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ हथौड़े की तरह बज रही थी, 30 लाख रुपए। उसने क्या क्या नहीं किया। हर उस इंसान के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाई जिसे वो जानती थी। बैंक से लोन लेने के लिए दर्जनों चक्कर काटे, एक्स्ट्रा शिफ्टिंग की, अपने बचे कुछ गहने तक बेच दिए। यहाँ तक कि अपनी सबसे फेवरेट कार, जो उसने अपनी पहली कमाई से बहुत शौक से खरीदी थी, उसे भी आधी कीमत पर बेच दिया। लेकिन जितनी जद्दोजहद और खुद को पूरी तरह निचोड़ देने के बाद भी वो सब मिलाकर सिर्फ कुछ लाख रुपए ही जुटा पाई थी। 30 लाख के उस विशाल पहाड़ के सामने ये रकम ऊँट के मुंह में जीरे जैसी थी। जब वो पैसे गिन रही थी तो उसकी उंगलियां कांप रही थी और आंखों से बेबसी के आंसू गिरकर उन नोटों को भिगो रहे थे। इतने कम कैसे हो सकते हैं, वो खुद से ही सिसकते हुए कह रही थी। 1 घंटे बाद का वक्त। हॉस्पिटल के उसी डॉक्टर के कैबिन में आन्या खड़ी थी। उसके सामने टेबल पर वो सारे पैसे रखे थे जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर जुटाए थे। डॉक्टर प्लीज़, अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। आन्या ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी और मिन्नत दोनों थी। मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में दे दूंगी, मैं पाई चुका दूंगी आपकी, पर आप मेरी माँ का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मेरे 7 दिन पूरे हो गए हैं, वो मर जाएंगी डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर ने भारी मन से वो पैसे वापस आन्या की तरफ सरका दिए। आई एम सॉरी आन्या, मैं सच में बहुत मजबूर हूँ, डॉक्टर ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। हॉस्पिटल के रूल्स बहुत सख्त हैं, बिना पूरा अकाउंट डिपॉजिट किए मैनेजमेंट मुझे ओटी बुक करने की परमिशन ही नहीं देगा। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ डॉक्टर, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए। आन्या घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन डॉक्टर्स बस अपनी मजबूरी में सिर हिलाता रहा। वहाँ से हार कर जब आन्या कैबिन के बाहर आई तो उसके पैरों से चलने की भी ताकत नहीं बची थी। वो कॉरिडोर के एक कोने में दीवार से सटकर ज़मीन पर धम से बैठ गई और अपने घुटनों से सिर छुपाकर बुरी तरह सुपकने लगी। उसे लगा जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है, सब खत्म हो गया। तभी उसके सामने फर्श पर एक लंबी सी परछाई पड़ी। आन्या ने रोते हुए धीरे से अपना सिर उठाया। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने बहुत ही सलीके से एकदम महंगा ब्लैक एंड वाइट सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। आन्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस आदमी ने बहुत ही इज्जत के साथ आन्या के सामने अपना सिर झुकाया। मैम प्लीज़ मेरे साथ चलिए, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने एक बहुत ही शांत लेकिन रौबदार आवाज़ में कहा। बॉस? कौन बॉस? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी माँ के पास। मैम ये आपकी माँ के लिए ही है, प्लीज़ हमारे साथ आइए, उस आदमी ने रास्ता दिखाते हुए कहा। आन्या का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन माँ शब्द सुनकर वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ी। वो आदमी उसे जनरल वार्ड से दूर लिफ्ट से ज़रिए हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर ले गया। ये फ्लोर बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, सब कुछ एकदम शांत और किसी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा लग्जरी। वो आदमी एक बड़े से भारी दरवाजे के पास रुका जिससे बाहर से 2 गनमैन गार्ड कर रहे थे। दरवाज़ा खोला गया और आन्या को अंदर जाने का इशारा किया गया। ये इस हॉस्पिटल का सबसे वीआईपी स्वीट था। कमरे के अंदर आते ही आन्या की नज़रें सीधे उस बड़े से पेशेंट बेड पर गई और अगले ही पल उसके कदम वहीं जम गए। बेड पर वो लेटा हुआ था, वो लड़का जिसे 7 दिन पहले उसने सड़क पर गुंडों से बचाया था। उस रात अंधेरे और खून की वजह से आन्या उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी, लेकिन आज दूधिया रोशनी में उसे देखकर आन्या की सांसें जैसे एक पल के लिए थम सी गई। उसके चेहरे और गर्दन पर लगे कुछ घाव अभी भी हरे थे, जिन पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन उन पट्टियों और बीमारियों के बावजूद वो इंसान किसी ग्रेट गॉड की तरह खतरनाक हद तक हैंडसम लग रहा था। उसका जॉ लाइन इतनी शार्प थी कि जैसे कांच काट दे। बिखरे हुए बाल उसके माथे पर गिर रहे थे और उसकी गहरी बहने वाली आंखें में एक ऐसा खौफनाक और मिस्टीरियस ऑरा था जो किसी को भी अपने घुटनों पर ला दे। इतनी कमज़ोरी और चोटों के बाद भी उसके चेहरे का वो घमंड और वो मर्दाना कशिश ज़रा भी कम नहीं हुआ था। आन्या की रोती हुई आंखें उसे देखकर हैरानी से फटी रह गई। तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आन्या की आवाज़ में हैरानी थी,
लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी भी बात पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी। बेड पर लेटे उस शख्स ने बहुत ही शांत और गहरी आवाज़ में कहा, बैठ जाओ। आन्या कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर आन्या की भौहें सिकुड़ गई। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? आन्या का ये सवाल सुनकर वो ब्लैक एंड वाइट सूट वाला आदमी जो उसे लेकर अंदर आया था बुरी तरह हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी रह गई। ये लड़की बॉस को नहीं जानती। इस शहर में ऐसा कौन है जो इन्हें नहीं जानता? उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे कितना गहरा सदमा लगा है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोलता, बेड पर लेटे उस शख्स ने अपनी इंटेंस डार्क आंखों से उस आदमी को घूरा। उस एक नज़र ने इतनी दहशत थी कि वो आदमी बिना एक लफ्ज़ कहे तुरंत से झुकाकर वहाँ से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में अब एक भारी सन्नाटा था। मैंने कहा, पहले बैठ जाओ, उसने दोबारा कहा। आवाज़ में एक अजीब सा हुक्म था जिसे टालना मुश्किल लग रहा था। आन्या ना चाहते हुए भी सामने रखी काउच पर बैठ गई, लेकिन उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा थी। उसके पैर लगातार कांप रहे थे। उसकी उंगलियां आपस में बुरी तरह उलझ रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर था। उसे सामने बैठे इस हैंडसम अजनबी या इसके भारी भरकम रुतबे में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। तुम मुझे नहीं जानती, उस लड़के ने आन्या को अपनी उन गहरी बहकने वाली आंखों से देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और ये भी कि अभी तुम किस भयंकर टेंशन से गुजर रही हो। उसकी नज़रें इतनी चुभने वाली थी कि कोई और लड़की होती तो शायद पिघल जाती या घबरा जाती, लेकिन आन्या का सब्र अब जवाब दे रहा था। देखो मिस्टर, जो कोई भी हो तुम, आन्या ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिढ़कर कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी इन पहेलियों में या तुम मेरे बारे में क्या जानते हो इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं देख रही हूँ कि तुम जिंदा हो और ठीक हो। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे जाना है। वो लड़का कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा और फिर बिना पलक झपकाए उसने एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी उम्मीद आन्या ने सपने में भी नहीं की थी। मुझसे शादी कर लो। आन्या की सांसें एक पल के लिए रुक गई। उसने अविश्वास से उस लड़के को देखा, फिर उसके होठों पर एक कड़वी झुंझलाहट भरी हंसी आ गई। उसे लगा इस इंसान का दिमाग सच में खराब हो गया है। एक्सक्यूज़ मी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आन्या स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से फटी की फटी रह गई। मुझे लगा था उस रात उस एक्सीडेंट में सिर्फ तुम्हारी पसलियाँ टूटी थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि गहरी चोट सीधे तुम्हारे दिमाग पर लगी है। तुम्हारा कोई पेच वेच ढीला हो गया है क्या? यह खून ज़्यादा बह जाने से सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो गई है। मेरी माँ वहाँ आईसीयू में मौत से लड़ रही है। मैं पिछले 7 दिन से पागलों की तरह सड़कों पर धक्के खा रही हूँ और तुम्हें यहाँ बैठकर ये शादी का घटिया मजाक सूझ रहा है। मेरे पास तुम्हारी इस बकवास और तुम्हारी शक्ल दोनों के लिए कोई वक्त नहीं है। उसने हवा में झंझलाहट से हाथ छटकते और अपने भारी कदमों से ज़मीन रौंदते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ी। मैं तुम्हारी माँ की जान बचा सकता हूँ। अर्नव की आवाज़ में ना कोई हड़बड़ाहट थी, ना ही कोई ज़ोर। उसकी आवाज़ उस बड़े से वीआईपी कमरे में सन्नाटे में किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह गूंजी, जिसने एक ही पल में आन्या के कदमों को ज़मीन में गाड़ दिया। सिर्फ बचा ही नहीं सकता, अर्नव ने उसी शांत और स्थिर लहजे में आगे कहा, बल्कि अगले 10 मिनट के अंदर वो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ जिसके लिए तुम पिछले 7 दिन से तिल तिल कर मर रही हो। पूरे 47 लाख रुपए, कैश, चेक या सीधा हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र विद फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। तुम्हारी माँ का केस अब कोई आम डॉक्टर नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल का चीफ सर्जन खुद हैंडल करेगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारी एक हाँ के बदले। आन्या झटके से पलटी। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, एक धड़कता हुआ ज्वालामुखी था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। वो तेजी से चलकर उस बड़े से बेड के एकदम करीब आई और झुककर अर्नव की आंखों में आंखें डालते हुए एक घायल शेरनी की तरह फुफकारी, अच्छा तो ये गेम चल रहा है यहाँ। तुम मुझे खरीदना चाहते हो, मेरी मजबूरी, मेरे दर्द का फ़ायदा उठाकर मेरा सौदा करना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं कोई बिकाऊ चीज़ हूँ जो पैसों के आगे दुम हिलाते हुए तुम्हारी इस घटिया शर्त को मान लेगी? कान खोलकर सुन लो मिस्टर, जो भी हो तुम्हारा नाम है,
बहुत लोग हैं जो मुझे खरीदना चाहते हैं, लेकिन आन्या कपूर कोई बिकने वाली चीज़ नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले। मैं कराटे की बेल्ट चैंपियन हूँ। याद है या उस दिन का डेमो भूल गए? उस रात सड़क पर उन गुंडों को मैंने कम पीटा था, लेकिन अगर तुमने एक और घटिया लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला ना, तो तुम्हारी ये बची कुची हड्डियाँ इस तरीके से तोड़ूंगी कि ये महंगे महंगे डॉक्टर्स और तुम्हारा ये वीआईपी पैसा भी उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। समझ में आया? कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया था। आन्या की चीखने की आवाज़ से दीवारें तक काँप गई थी, लेकिन अर्नब वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों का खौफनाक ठहराव वैसा का वैसा ही था, जैसे आन्या की धमकियों का उस पर रत्ती भर भी असर न हुआ हो। उसने अपनी डार्क आंखों से आन्या के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखा। अर्नब, अर्नब सिंघानिया। उसने बिल्कुल सपाट और सर्द आवाज़ में अपना नाम बताया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सत्ता थी जो शोर नहीं मचाती थी, बस खौफ पैदा करती थी। फिर उसने एक हल्की सी सांस ली और अपनी बात को उसी शांत बेपरवाह अंदाज में आगे बढ़ाया। तुम चाहो तो मेरी बची हुई हड्डियाँ तोड़ सकती हो, तुम्हें पूरा हक है। और मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना या तुम्हारा सौदा करना बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता और ना ही मुझे ऐसी चीप हरकतों का कोई शौक़ है। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आन्या की तिजोरियाँ अभी भी चढ़ी हुई थी। वो उसे अविश्वास और नफरत से घूर रही थी, जैसे उसकी आंखों से ही अर्नब का कत्ल कर देगी। अर्नब ने अपनी गहरी आंखों से उसके चेहरे के बदलते भावों को पढ़ा और बिना किसी इमोशन के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कहा, मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, एक कागजी समझौता। दुनिया की नज़रों में तुम मिसेस अर्नब सिंघानिया होगी, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे हकीकत में ये सिर्फ एक बिजनेस डील होगी। यकीन मानो, मुझे तुमसे या तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच कभी किसी भी तरह का कोई फिज़िकल या इमोशनल रिश्ता नहीं होगा। तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह आज़ाद होगी और मैं अपनी। ये सिर्फ एक कागज़ी शादी होगी कुछ वक्त के लिए, और बदले में तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी मेरी। डील पूरी तरह फेयर है। इतना कहते ही अर्नब ने बिना कोई और सफाई दिए अपने पास साइड टेबल पर रखी एक भारी सी फाइल उठाई और उसे साइड करते हुए आन्या की तरफ सरका दी। उस फाइल के कवर पर बहुत ही मोटे और साफ अक्षरों में लिखा था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। आन्या उस फाइल को देख रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक तरफ उसकी माँ मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, जिसके लिए उसके पास वक्त रेत की तरह फिरत रहा था, और दूसरी तरफ से अनजान रहस्यमयी अर्नब सिंघानिया, जो उसे जिंदगियों का सौदा ऑफर कर रहा था। एक ऐसा सौदा जिसमें जज्बात नहीं, सिर्फ ठंडी शर्तें थी। वो कैसे यकीन कर ले इस इंसान पर? क्या गारंटी थी कि ये कोई नया जाल नहीं है? क्या पता शादी के बाद ये अपनी बात से पलट जाए। लेकिन फिर क्या उसके पास इस कॉन्ट्रैक्ट फाइल को ठुकराने की हैसियत थी? रियलिटी की कड़वाहट और इस अजीब से ऑफर के बीच फंसी आन्या की आंखों से एक आंसू छलक कर गाल पर आ गिरा और वो बस उस कॉन्ट्रैक्ट को घूरती रह गई। अर्नब ने अपनी गहरी और सर्द आंखों से आन्या के चेहरे पर चल रहे उस खौफनाक तूफान को पढ़ा। वो जानता था कि इस झल्ली और खुददार लड़की के लिए ये फैसला लेना अपनी जान देने से भी ज़्यादा मुश्किल था। उसने अपनी नज़रें आन्या पर से हटाकर सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ की और अपनी उसी ठंडी बेपरवाह आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा वक्त दे सकता हूँ आन्या, लेकिन तुम्हारी माँ के पास वो वक्त नहीं है। तुम्हारे पास ठीक 1 घंटा है। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारी वो अकड़ और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा बड़ी है या तुम्हारी माँ की सांसें? फाइल यही है। जब दिमाग ठंडा हो जाए तो जवाब दे देना। आन्या ने गुस्से से अपने दांत पीसे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस फाइल को उठाकर अर्नब के घमंडी चेहरे पर दे मारे। उसने अर्नब को एक आखिरी नफरत भरी नज़र से घूरा और बिना एक भी लफ्ज़ कहे पैर पटकते हुए उस वीआईपी स्वीट के बाहर निकल गई। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि उसकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। आन्या भागती हुई वापस नीचे आईसीयू की तरफ आई। उसका दिमाग फटने वाला था। अर्नब का वो कॉन्ट्रैक्ट, विहान का वो घटिया ऑफर, पिता की वो चुभने वाली बातें,
सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में किसी भयंकर फिल्म की तरह चल रहा था। वो हाँफते हुए आईसीयू के शीशे के पास पहुंची। उसने अंदर देखा और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर वार्ड में अफरा तफरा मची हुई थी। वो नर्सेस पागलों की तरह भाग दौड़ कर रही थी और डॉक्टर उसकी माँ की छाती पर जोर जोर से पंप कर रहे थे। हार्ट रेट मॉनिटर की वो बीप बीप की आवाज़ अचानक एक लंबी और खौफनाक बीप में बदल चुकी थी। आन्या का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपने दोनों हाथ शीशे पर रख दिए और चीखी, माँ माँ, क्या हो रहा है? तभी डॉक्टर हाँफते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर पसीना और घबराहट दोनों थे। आन्या, तुम्हारी माँ का हार्ट कोलैप्स कर रहा है। तुम्हारे पास अब सोचने का भी वक्त नहीं है। अगर अगले 10 मिनट में हमने इन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट नहीं किया तो हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना एडवांस डिपॉजिट के ओटी का पासवर्ड ही ब्लॉक कर दिया है। डू समथिंग आन्या, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये शब्द आन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। सब खत्म हो जाएगा? नहीं, वो अपनी माँ को ऐसे नहीं मरने दे सकती थी। उसकी सारी अकड़, उसका सारा गुरूर, उसका वो भयंकर गुस्सा, सब कुछ उस एक लंबी बीप की आवाज़ के सामने हार गया। बिना एक सेकंड भी गंवाए आन्या वापस मुड़ी और पागलों की तरह लिफ्ट की तरफ दौड़ी। लिफ्ट, जल्दी आ, जल्दी आ। वो रोते हुए लिफ्ट का बटन पागलों की तरह दबाने लगी। जैसे ही लिफ्ट खुली वो अंदर घुसी और सबसे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। आंसू उसके गालों को भिगोते हुए उसकी गर्दन तक जा रहे थे, लेकिन अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही वो लिफ्ट से भागी। गनमैन कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने वीआईपी स्वीट का भारी दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देकर खोल दिया। अर्नब उसी तरफ बेड पर लेटा हुआ था, एकदम शांत, जैसे उसे पता था कि वो लौट कर आएगी। आन्या भागते हुए सीधे उस साइड टेबल के पास गई। उसके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। उसने झटके से वो फाइल उठाई और बिना पढ़े, बिना एक भी पत्ता पलटे, पास रखा पेन उठाया। कहाँ साइन करने हैं इस घटिया कागज़ पर? आन्या की आवाज़ आंसुओं और घबराहट की वजह से टूट रही थी। अर्नब ने अपनी डार्क इंटेंस आंखों से उसे देखा और बहुत ही शांति से बोला, लास्ट पेज पर, नीचे। आन्या ने झटके से आखिरी पत्ता पलटा और कांपते हाथों से अपने साइन कर दिए। साइन करते ही उसने वो पेन जोर से ज़मीन पर दे मारा। वो तेज़ी से मुड़ी और बेड के बिल्कुल करीब जाकर अर्नब की आंखों में अपनी लाल रोती हुई आंखें डालते हुए फुकरारी, हो गया, मिल गई मेरी जिंदगी की चाबी। खरीद लिया तुमने मुझे, लेकिन कान खोलकर सुन लो अर्नब सिंघानिया, मैंने ये डील अपनी माँ के लिए एक्सेप्ट की है। अगर अगले 5 मिनट के अंदर मेरी माँ का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ या उन्हें एक खरोच भी आई ना, तो मैं कसम खाती हूँ ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट और ये तुम्हारा सारा वीआईपी रुतबा सब इसी बेड पर आग लगाकर जला दूंगी। और उसके बाद तुम मेरा वो पागलपन देखोगे जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। आन्या का पूरा शरीर गुस्से और बेबसी से काँप रहा था। अर्नब की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आन्या के उस खौफनाक गुस्से को बड़ी शांति से झेला। उसने बिना कोई जवाब दिए साइड में रखा अपना फ़ोन उठाया और सिर्फ एक नंबर डायल किया। कॉल उठते ही अर्नब की आवाज़ जो एक तक शांत थी, उसमें एक ऐसा भारी और ख़तरनाक हुक्म आ गया जिसने पूरे कमरे की हवा को भारी कर दिया। डॉक्टर माथुर, पेशेंट का नाम है मिसेस कपूर, आईसीयू में है। अगले 7 सेकंड के अंदर मुझे वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में चाहिए। जो भी बिल है मेरे पर्सनल अकाउंट से कटेगा। अगर उस पेशेंट को कुछ भी हुआ तो ये हॉस्पिटल कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। एम आई क्लियर? सामने से शायद डॉक्टर की घबराई हुई आवाज़ आई, क्योंकि अर्नब ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। उसने अपना फ़ोन वापस टेबल पर रखा और अपनी गहरी आंखों से आन्या को देखते हुए बहुत ही सर्द आवाज़ में कहा, तुम्हारी माँ अब मेरी भी जिम्मेदारी है मिसेस सिंघानिया। तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। ये 2 लफ्ज़ सुनते ही आन्या के पैरों की जान निकल गई। वो पीछे हटी और धक से काउच पर गिर गई। उसने अपनी माँ की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी अपनी आज़ादी अब इस एक ठंडे रहस्यमय कॉन्ट्रैक्ट में कैद हो चुकी थी। उसके दिमाग में एक भयंकर तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ की जिंदगियों की भीख और दूसरी तरफ इस कागज़ी शादी का बोझ। कमरे में कुछ पलों के लिए एक भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटर की धीमी आवाज़ आ रही थी। अर्नब ने अपनी गहरी और खामोश आंखों से आन्या को देखा।
वो देख सकता था कि ये निडर और मुंहफट लड़की इस वक्त अंदर से कितनी डरी हुई और बिखरी हुई है। उसने अपनी नज़रें बिना हटाए अपनी उसी ठंडी लेकिन एक अजीब से ठहराव वाली आवाज़ में कहा, तुम्हें इतना कांपने या इस कॉन्ट्रैक्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक कागज़ी डील है। मैं तुम्हारी उस आज़ादी या तुम्हारी इस झल्ली दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द सुनते ही आन्या के अंदर का दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो स्प्रिंग की तरह काउच से उठी और अपनी लाल हो चुकी आंखों से अर्नब को घूरते हुए उस पर चीख पड़ी, डर? मैं और तुमसे डरूंगी? अपनी ये गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके दूर कर लो मिस्टर अर्नब सिंघानिया। मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ। मैं इस सिचुएशन से और तुम जैसे सौदागरों से घिन खा रही हूँ। आन्या ने अपना हाथ हवा में झटकते हुए अपनी पूरी भड़ास निकाली। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझसे ये साइन करवा तो लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जानने लगे हो। तुम मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक अजनबी हो, समझे? एक ऐसा अजनबी जिसके बारे में मैं रत्ती भर भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और तुमने इतनी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही इस घटिया डील के लिए क्यों चुना? और सच कहूँ, मुझे ये सब जानना भी नहीं है। आन्या की सांसें तेज चल रही थी। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अर्नब के चेहरे पर इस चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल किसी बर्फ की चट्टान की तरह शांत रहा। उसने अपनी डार्क और इंटेंस आंखों से आन्या की उन सुलगती हुई आंखों में देखा। कमरे का तापमान जैसे उसकी आवाज़ के साथ और सर्द हो गया। मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, मैं मानता हूँ। अर्नब ने बहुत ही सुकून से अपनी बात कही। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। लेकिन तुम चाहो तो मेरे बारे में वो सब कुछ जान सकती हो जो तुम जानना चाहती हो। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उसकी इस खौफनाक शांति और कॉन्फिडेंस ने आन्या को अंदर तक झंझोर दिया। इस इंसान को गुस्सा क्यों नहीं आता? ये पलट कर चिल्लाता क्यों नहीं है? मुझे तुम्हारे इस वीआईपी कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, आन्या ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा। उसने अर्नब को एक ऐसी नज़र से देखा जैसे वो दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हो, और फिर जोर से पैर पटकते हुए बिना एक सेकंड और बर्बाद किए वो उस वीआईपी कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा एक बार फिर जोर से धड़ाम से बंद हुआ। कमरे में बाहर आते ही आन्या सीधे भागती हुई हॉस्पिटल के उसी फ्लोर पर बने एक छोटे से मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वो घुटनों के बल वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने सिसकने लगी। प्लीज़ भगवान जी, मेरी माँ को बचा लेना। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा सिर्फ उनके लिए किया है। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़। वो रोते हुए अपने हाथ जोड़े हुए थी। तभी उसका ध्यान अपने ही हाथों पर गया, वही हाथ जिनसे उसने अभी कुछ मिनट पहले उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। आन्या ने अपने आंसू बेदर्दी से पोंछे और अपनी आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ गई। मिसेस सिंघानिया, उसने मन ही मन इस नाम को दोहराया और उसके होठों पर एक बहुत ही कड़वी सी हंसी आ गई। ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, आन्या ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर मैंने मजबूरी में सिहाई रगड़ी है। मेरे दिल में, मेरे ज़िंदगी में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है। वो अर्नब सिंघानिया चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा बॉस हो, लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नम आंखों से एक नई आग भरते हुए खुद को खड़ा किया। उसे अब बस अपनी माँ के ऑपरेशन के ख़त्म होने का इंतज़ार था। बाकी दुनिया और वो अर्नब सिंघानिया उसके लिए भाड़ में जाए। वीआईपी स्वीट के अंदर का नज़ारा बाहर की उस अफरा तफरी से बिल्कुल अलग था। अर्नब बेड पर उसी शांत और रिलैक्स पोजीशन में लेटा हुआ था, लेकिन अब उसकी गोद में एक हाई टेक लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर हॉस्पिटल के कॉरिडोर और उस छोटे से मंदिर की लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। स्क्रीन पर आन्या ज़मीन पर बैठी सुबक रही थी, अर्नब की गहरी डार्क आंखें बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर आन्या के गिरते हुए हर एक आंसू को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ देख रही थी। बॉस, पास खड़े उसी ब्लैक एंड वाइट सूट वाले असिस्टेंट ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर खामोशी तोड़ी। गुस्ताखी माफ़ करना बॉस, लेकिन मुझे लगता है
कि आपने मैडम को पाने से पहले ही खो दिया है। जिस तरीके से आपने उनकी इस मजबूरी का इस्तेमाल करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है ना, वो आपसे बेइंतहा नफ़रत करने लगेंगी। कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में कभी प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ नफ़रत करेगी। अर्नब ने अपनी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाई। उसका चेहरा किसी बर्फ़ की चट्टान की तरह शांत था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसा सर्द और खौफनाक हुक्म था जिसने असिस्टेंट की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। तुम्हें मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं रखा गया है, अर्नब ने एक बहुत ही लो और ख़तरनाक आवाज़ में कहा। तुम्हारा काम सिर्फ वो है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी इसी वक्त जाओ और मेक श्योर करो कि आन्या के आसपास कोई भी फालतू इंसान ना भटके। उसकी सेफ्टी में रत्ती भर भी चूक नहीं होनी चाहिए। वो जब तक इस हॉस्पिटल में है, हमारे बेस्ट अंडरकवर गार्ड सिविल ड्रेस में उसके आसपास तैनात रहने चाहिए। उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, समझे? नाउ लीव। असिस्टेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया, यस बॉस, और बिना एक भी लफ्ज़ और कहे तेज़ी से वहाँ से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर से वो भारी सन्नाटा छा गया। अब कमरे में सिर्फ अर्नब था और स्क्रीन पर भगवान के सामने हाथ जोड़े रोती हुई आन्या। अर्नब ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और लैपटॉप की स्क्रीन पर आन्या के आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी उंगलियों से बहुत ही नरमी से छुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हकीकत में उसके गालों से आंसू पोंछ रहा हो। उसके उन सख्त इमोशनल-लेस होठों पर अचानक एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन एक खतरनाक हद तक इंटेंस मुस्कान तैर गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना मिसेस आन्या। अर्नब सिंघानिया। अर्नब की आवाज़ कमरे के सन्नाटे में एक गहरे जुनूनी राज की तरह गूंजी। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे कितनी नफ़रत कर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि अगर आज तुम्हारे सामने ये मौत और ज़िंदगी की मजबूरी नहीं होती तो तुम जैसी आज़ाद, मुँहफट और ज़िद्दी लड़की शायद मुझसे कभी किसी भी कीमत पर शादी नहीं करती। तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए मुझे ये खौफनाक रास्ता चुनना ही पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी डार्क आंखों में एक अजीब सा पागलपन और एक बेहद गहरा जुनूनी प्यार दोनों एक साथ झलक उठे। लेकिन ये अर्नब सिंघानिया का तुमसे वादा है मिसेस सिंघानिया। उसने स्क्रीन पर आन्या की आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। आज तुम्हारी आंखों से जो ये आंसू गिरे हैं ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी आंसू हैं। आज के बाद तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में कभी कोई आंसू नहीं आएंगे। मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, लेकिन तुम्हें रोने नहीं दूंगा, कभी नहीं। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था जो अब आन्या के सर चढ़कर बोलने वाला था। अगली सुबह की धूप आन्या के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती आखिरकार बंद हुई और चीफ सर्जन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए बाहर आए। पूरी रात बिना पलक झपकाए बाहर बैठी आन्या स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उठी और भागकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर्स, मेरी माँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। डॉक्टर्स ने उसके कंधे पर बहुत ही तसल्ली से हाथ रखा। बधाई हो आन्या, ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल रहा। हमने ट्यूमर पूरी तरह से निकाल दिया है। तुम्हारी माँ अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। ये शब्द सुनते ही आन्या की आंखों से खुशी के आंसुओं का एक झरना बह निकला। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। 7 दिन की वो घुटन, वो डर सब खत्म हो गया था। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। अभी नहीं, उन्हें अभी हैवी एनेस्थीसिया दिया गया है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो ऑब्जर्वेशन में है। तुम ठीक 24 घंटे बाद उनसे मिल सकती हो। तब तक तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो। 24 घंटे? कोई बात नहीं। आन्या को कोई शिकायत नहीं थी। उसकी माँ जिंदा थी, बस यही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। वो खुशी से झूम उठी। उसका मन कर रहा था कि ज़ोर से चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता दे, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तभी अर्नब का वही असिस्टेंट काले सूट में दबे पाँव और बेहद डरे हुए चेहरे के साथ आन्या के पास आया। उसने खासकर अपना गला साफ किया और हाफती हुई आवाज़ में बोला, मैडम, बॉस आपको ऊपर अपने कमरे में बुला रहे हैं।
आन्या की वो प्यारी सी मुस्कान एक ही पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक भयंकर झुंझलाहट ने ले ली। उसने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और आंखें तरेरते हुए बोली, क्या है अब उस सड़ूप सिंघानिया को, अब क्या चाहिए? आन्या ने झुंझलाते हुए अर्नब का एक नया नामकरण कर दिया था। रात को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त तो तुम्हारे उस मिस्टर बर्फ के गोले ने बहुत बड़ा डायलॉग मारा था कि मैं तुम्हारी आज़ादी में दखल नहीं दूंगा। तो अब क्या है? उसे कोई काम धंधा नहीं है क्या जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है? मैं शांति से सांस भी नहीं ले सकती क्या? असिस्टेंट आन्या के मुंह से अपने खूंखार बॉस के लिए सड़ू सिंघानिया और बर्फ का गोला सुनकर अंदर तक कांप गया। उसने इधर उधर देखा और लगभग हाथ जोड़ते हुए बोला, मैडम भगवान के लिए अपनी आवाज़ धीरे रखिए। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी नौकरी के साथ साथ मेरी जान भी चली जाएगी। प्लीज़ आप बस एक बार बात कर लीजिए उनसे, वरना बॉस मेरा खून पी जाएंगे। उस बेचारे असिस्टेंट की डरी हुई शक्ल देखकर आन्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और ज़ोर से पैर पटकते हुए बड़बड़ाने लगी, लो भाई, बन गई मैं मिसेस सिंघानिया। अब ज़िंदगी भर इस घमंडी इंसान की हाजिरी बच जाओ। पता नहीं खुद को क्या समझता है, अभी जाकर बताती हूँ इसे। वो असिस्टेंट को पीछे छोड़कर पैर पटकती हुई और पूरे रास्ते अर्नब को गालियां देती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वीआईपी स्वीट के बाहर पहुंचकर उसने बिना नॉक किए पूरे गुस्से में धड़ाम से दरवाज़ा खोला। वो अंदर घुसकर अर्नब पर चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक उसके नाखूनों में एक बेहद लजीज और मसालेदार खाने की खुशबू टकराई। मक्खन में डूबी हुई नान, शाही पनीर और बेहतरीन पास्ता की उस खुशबू ने आन्या के दिमाग के सारे अलार्म एक साथ बजा दिए। पिछले 36 घंटों से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। उस खुशबू को सूंघते ही उसके पेट में अचानक इतने ज़ोर से चूहे दौड़े कि उसे लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसने अपनी नज़रें घुमाई। अर्नब उसी तरफ बेड पर हाफ सिक्लाइन पोजीशन में बैठा था और उसके ठीक सामने एक बड़ी सी वीआईपी फूड ट्रॉली रखी थी जिसमें दुनिया भर के लजीज पकवान सजे हुए थे। आन्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी भूख को कंट्रोल किया, अपने चेहरे पर वापस वही गुस्से वाला भाव लाया और अकड़कर बोली, क्यों बुलाया है मुझे? कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। अर्नब ने अपनी इंटेंस डार्क आंखों से आन्या के गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और ट्रॉली पर रखी एक प्लेट को आन्या की तरफ सरकाते हुए बहुत ही शांत और हुक्म चलाने वाली आवाज़ में बोला, खाना खाओ, तुमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। आन्या का ईगो एकदम से हर्ट हो गया। एक तो ये इंसान उसे हुक्म दे रहा था, ऊपर से ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। मुझे तुम्हारे इस वीआईपी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आन्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि उसकी नज़रें बार बार उस शाही पनीर पर जा रही थी। मैं बाहर जाकर कैंटीन में खा लूँगी, मुझे तुम्हारे इस चैरिटी की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, समझे? अर्नब ने उसकी ज़िद को देखा। उसकी गहरी डार्क आंखों में कोई गुस्सा या हुक्म चलाने वाला भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खामोश ठहराव था। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, वो बहुत ही शांति से थोड़ा आगे की तरफ झुका। उसने खुद अपने हाथों से प्लेट की नान का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे शाही पनीर की ग्रेवी में बहुत अच्छे से डुबोया और आन्या के होठों के पास ले आया। मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया है। अर्नब की आवाज़ इस बार भारी थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक शांति और बहुत सारा अदब था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो और इस वक्त तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना पूरी तरह से जायज़ है, लेकिन इस खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आन्या ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो चुप रही। तभी उसके पेट में एक धीमी सी आवाज़ आई जो उसकी 36 घंटे की भयंकर भूख का सबूत थी। आन्या अंदर ही अंदर झेप गई, लेकिन अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। अर्नब की आंखों में एक बेहद हल्की, ना के बराबर दिखने वाली मुस्कान तैर गई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। मुझसे लड़ना है तो शौक से लड़ो, मुझे गालियाँ देनी है तो वो भी दे लो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। खुद को भूखा रखकर तुम मुझे कोई सज़ा नहीं दे रही हो। उसने वो निवाला थोड़ा और उसके करीब किया और अपनी उस गहरी चुभने वाली नज़रों से सीधे आन्या की आंखों में देखते हुए बहुत ही सॉफ्ट लेकिन इंटेंस आवाज़ में बोला, प्लीज़ सिर्फ एक बाइट, उसके बाद अगर तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ना खिलाऊं तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आन्या बुरी तरह चौंक गई। प्लीज़,
जो इंसान एक फ़ोन कॉल पर पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है, वो इतनी बड़ी डील ऐसे ही फेंक सकता है। वो उसे इतने अदब से प्लीज़ कह रहा था। अर्नब की वो शांत इंटेंस आंखें और उस मसालेदार खाने की कातिलाना खुशबू, आन्या की सारी ब्लैक बेल्ट वाली अकड़ और ज़िद अचानक से किसी मोम की बत्ती की तरह पिघलने लगी। वो जैसे किसी सम्मोहन में बंध गई। उसने एक बार अर्नब की उस खामोश ठहरी हुई आंखों में देखा, फिर उस लजीज बाइट को, और ना चाहते हुए भी उसकी जिद हार गई। उसने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। अर्नब ने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए बहुत ही नरमी से वो बाइट उसके मुंह में रख दिया। जैसे ही वो खाना आन्या की जीभ पर पड़ा, उसके सारे सेंसेस ब्लास्ट हो गए। वो खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि आन्या की आंखें पलक झपकते ही बड़ी हो गई। उसे लगा जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गई है। भूख के मारे उसकी हालत वैसे ही खराब थी, और ये शाही पनीर, उफ! वो बिना कुछ बोले उसे चबाने लगी। अंदर ही अंदर आन्या का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा था। ओह माय गॉड, ये कितना टेस्टी है! और ये सड़ू सिंघानिया, ये इतना भी बुरा नहीं है यार। मतलब इसने इतने प्यार से खुद अपने हाथों से खिलाया। लेकिन अगले ही सेकंड आन्या की ईगो ने उसके दिमाग को जोरदार थप्पड़ मारा। शट अप आन्या, क्या बकवास सोच रही है तू? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ये वही घमंडी और सड़ा हुआ इंसान है जिसने तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। ये बस अपनी शराफत का झूठा नाटक कर रहा है। मैं इसके इस प्लीज़ वाले जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। लेकिन आन्या का ये सारा अंदरूनी गुस्सा और ईगो तब पूरी तरह से बेबस हो गया जब अर्नब ने अपनी नज़रें उससे हटाए बिना बहुत ही तसल्ली से दूसरा बाइट तैयार किया और दोबारा उसके होठों के पास ले आया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी आंखों से उसे देखता रहा। आन्या ने बाहर से एक बहुत ही चिढ़ा हुआ और झूठा सा मुंह बनाया, अर्नब को एक नफरत भरी नज़रों से घूरा और अपना ईगो साइड में रखते हुए चुपचाप दूसरा बाइट भी खा लिया। 2-3 बाइट्स अर्नब के हाथों से खाने के बाद आन्या का ईगो अचानक फिर से जाग गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रही है। उसने झटके से प्लेट अर्नब के हाथ से अपनी तरफ खींच लिया। लाओ इधर, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल सलामत हैं, मैं खुद खा सकती हूँ, आन्या ने मुंह बनाते हुए कहा और खुद ही नान तोड़कर खाने लगी। अर्नब ने बिना कोई ऐतराज़ किए बहुत शांति से प्लेट छोड़ दी। आन्या की उस बचकानी और झल्ली हरकत को देखकर अर्नब के उस खामोश और सख्त चेहरे पर एक बेहद हल्की सी, ना के बराबर दिखने वाली मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान पल भर के लिए ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। आन्या ने बिना अर्नब की तरफ देखे जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो लजीज खाना उसके प्लेट में जा रहा था, पिछले 36 घंटों की भयंकर थकान, माँ के ऑपरेशन का वो जानलेवा स्ट्रेस और कई रातों की अधूरी नींद, ये सब एक साथ उस पर हावी होने लगी। आखिरी निवाला चबाते चबाते आन्या की आंखें बुरी तरह भारी होने लगी। उसकी पलकें जैसे किसी चुंबक की तरह आपस में चिपक रही थी। उसने किसी तरह प्लेट को वापस चौड़ी पर रखा। सुनो मिस्टर बर्फ़ के गोले, मुझे तुम्हारी कोई, वो अर्नब को कुछ सुनाने के लिए बुदबुदाई, लेकिन उसका वाक्य पूरा ही नहीं हो पाया। उसका सिर पास ही रखे सोफे के बैक रेस्ट पर लुढ़क गया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो लड़की, जो अभी तक किसी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अब दुनिया की सारी फिक्र भूलकर एक गहरी और सुकून भरी नींद में सो चुकी थी। कमरे में फिर से शांति छा गई। अर्नब ने अपनी गहरी आंखों से आन्या के सोते हुए चेहरे को देखा। उसके बिखरे हुए बाल उसके माथे पर आ रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। अर्नब उसे ऐसे ही सोफे पर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपनी शारीरिक हालत भी जानता था। उस रात के एक्सीडेंट में उसकी पसलियों में क्रैक आया था और पेट पर गहरे घाव थे, जिनके टाके अभी भी कच्चे थे। उसके लिए अपनी जगह से उठकर आन्या को गोद में उठाना फिलहाल मुमकिन नहीं था। फिर भी उसने खुद को बेड पर थोड़ा आगे की तरफ खिसकाया। इस ज़रा सी मूवमेंट में ही उसकी पसलियों में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। अर्नब ने अपनी आंखें मींची और दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने दांत कस लिए। उसके गले में एक हल्की सी करहार निकली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सोफ़ा बेड के बिल्कुल करीब था। अर्नब ने अपने बेड के पास रखा एक मुलायम और गर्म ब्लैंकेट उठाया,
पसलियों के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वो थोड़ा सा झुका और बहुत ही आहिस्ता से साथ उस ब्लैंकेट को आन्या के ऊपर ओढ़ा दिया ताकि उसे एसी की ठंड ना लगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आन्या के चेहरे पर आ रहे उन बिखरे बालों को बहुत ही नरमी से पीछे किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना हल्का था कि आन्या की नींद जरा भी नहीं टूटी। इसके बाद अर्नब ने बेड के साइड पैनल से कमरे की मेन लाइट्स डिम कर दी और एसी का फ्लो आन्या की तरफ से हटा दिया। वो वापस बहुत ही सावधानी से अपनी जगह पर लेट गया। दर्द की वजह से उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी आन्या के उस शांत चेहरे पर ही टिकी थी। सो जाओ, गुड नाइट वाइफ, वो बहुत ही धीमी लेकिन एक बेहद गहरी आवाज़ में बुदबुदाया। उसकी आंखों में अब कोई खौफनाक बॉस वाला भाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुकून था जैसे उसे उसकी दुनिया मिल गई हो। कुछ घंटों बाद जब आन्या की आंख खुली तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उसने झपकाते हुए अपनी आंखें खोली और जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है तो वो स्प्रिंग की तरह झटके से सोफे से उठी। उसके ऊपर से वो नर्म ब्लैंकेट फिसल कर नीचे गिर गया। हे भगवान, मैं यहाँ सो कैसे गई? वो हड़बड़ाते हुए बुदबुदाई। उसने जल्दी से अपने बिखरे बाल ठीक किए। तभी उसकी नज़र सामने बेड पर गई। अर्नब उसी हाफ रिक्लाइन पोजीशन में बैठा हुआ था, लेकिन अब उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी और वो बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ रहा था। कमरे की वो हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आन्या कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अर्नब को उस तरफ देखकर उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उस शांत चेहरे, गहरी आंखों और उस शार्प जॉलाइन को देखकर आन्या एक पल के लिए कुछ भूल गई। ये इंसान, ये इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है यार? उसके दिमाग ने बिना परमिशन लिए ये ख्याल पैदा कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड आन्या ने ज़ोर से अपना सिर झटका और अपने दिमाग को एक ज़ोरदार मानसिक थप्पड़ मारा। पागल हो गई है क्या आन्या? होश में आ। उसने अपना गला साफ किया और अपने चेहरे पर वापस वही पुराना अड़ियल और झल्लाया हुआ भाव ले आई। वो सोफे से उठी और अर्नब की तरफ उंगली दिखाते हुए पूरे एटीट्यूड में बोली, सुनो मिस्टर बर्फ़ के गोले, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आई बात समझ में? अब जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ नीचे। अर्नब ने अपनी किताब से नज़रें उठाई। उसकी आंखों में आन्या की इस बचकानी धमकी का कोई खौफ नहीं था। उसने बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज़ में बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना आन्या। आन्या को जो एक बड़े झगड़े की उम्मीद कर रही थी, अर्नब का ये शांत और फिक्र भरा जवाब सुनकर एकदम से सुन पड़ गया। उसने अजीब सी नज़रों से अर्नब को घूरा। ये आदमी पागल है क्या? आन्या ने मन ही मन सोचा। ना गुस्सा करता है, ना चिल्लाता है। अगर इसे मेरे पास नहीं आना था तो इसने मुझसे ये घटिया शादी ही क्यों की थी? उसने झुंझलाहट में हवा में हाथ झटके और बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ठीक 24 घंटे बीत चुके थे। आन्या अपनी माँ के वार्ड में बैठी थी। उसकी माँ को होश आ चुका था। कमज़ोरी की वजह से वो ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी को देखकर एक अजीब सी चमक थी। आन्या ने बहुत ही प्यार से अपनी माँ का हाथ अपने गालों से लगा रखा था। आप कैसी हो माँ? दर्द तो नहीं हो रहा ना? माँ ने बहुत ही धीरे से अपना सिर ना में हिलाया। फिर उन्होंने बहुत ही कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में पूछा, बेटा सब सही था ना? इतने पैसे कहाँ से आए? आन्या की आंखें पल भर के लिए नम हुई, लेकिन उसने तुरंत एक बहुत ही प्यारी और झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। उसने अपनी माँ का हाथ चूमते हुए कहा, हाँ माँ, सब बिल्कुल सही है। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी जानने वाले से उधार लिए हैं पैसे। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। माँ ने सुकून से आंखें बंद कर ली। आन्या उन्हें सोता हुआ देखकर गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसे उस खौफनाक रात और अर्नब के उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल आया। उसका ईगो, उसका गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन जब उसने अपनी माँ को जिंदा अपने सामने सांस लेते हुए देखा तो सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई। अगर उस रात अर्नब सिंघानिया नहीं होता, अगर उसने वो 30 लाख का इंतज़ाम नहीं किया होता और
डॉक्टर माथुर को वो धमकी ना दी होती तो आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती। वो अर्नब को चाहे जितनी गालियाँ दे ले, लेकिन हकीकत यही थी कि इस इंसान ने उसकी इस दुनिया उजड़ने से बचा ली थी। आन्या ने एक गहरी सांस ली। उसका ईगो उसे रोक रहा था, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसे क्या करना है। 15 मिनट बाद आन्या एक बार फिर उसी वीआईपी स्वीट के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपना ईगो थोड़ा साइड में रखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। अर्नब अभी भी कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। आन्या के अंदर आते ही उसने फाइल्स बंद कर दी और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। आन्या उसके बेड के पास आकर रुकी। वो नज़रें चुरा रही थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अर्नब की आंखों में देखा और एक बहुत ही धीमी लेकिन सच्ची आवाज़ में कहा, मैं बस यहाँ ये कहने आई हूँ, थैंक यू। अगर परसों रात तुमने वो सब नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देती, इसलिए थैंक यू सो मच। ये आन्या कपूर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो अपना ईगो छोड़कर किसी के सामने झुकी थी। अर्नब की डार्क आंखों में एक बेहद हल्की सी शरारती चमक आ गई। उसके चेहरे का वो सख्त भाव थोड़ा सा कम हुआ और उसके होठों के किनारे एक बहुत ही पेंट लेकिन कातिलाना मुस्कान तैर गई। उसने अपनी फाइल साइड में रखी और आन्या को देखते हुए बहुत ही रिलैक्स अंदाज में थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा, अगर मुझे सही से याद है तो आज सुबह ही किसी ने मुझे ये धमकी दी थी कि मैं अपनी शक्ल उसे तब तक ना दिखाऊं जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। तो मिसेस सिंघानिया, क्या मुझे ये थैंक यू बोलना इतना ज़रूरी काम था? ये सुनते ही आन्या की आंखें बड़ी हो गई। उसका वो जो थोड़ा बहुत एहसानमंद वाला भाव था वो एक सेकंड में उड़ गया और उसकी जगह वापस उसी झल्ली आन्या ने ले ली। हेलो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, आन्या ने अपनी आंखें तरेरते हुए और उंगली दिखाते हुए कहा। तुम्हारे इस घटिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं तुम्हें कोई मेडल नहीं दे रही हूँ, वो तो तुम पर मेरा एक उधार था, इसलिए इंसानियत के नाते बस ये एहसान चुकाने आई थी। और हाँ, मुझे मिसेस सिंघानिया बुलाना बंद करो, मेरा नाम आन्या है। अर्नब बस उसे उस खामोश और हल्की सी मुस्कान के साथ देखता रहा। आन्या ने उसे एक आखिरी खूंखार नज़रों वाली घूरती हुई लुक दी और पैर पटकते हुए बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बड़े आई मिसेस सिंघानिया वाले, हद है। उसके जाने के बाद अर्नब ने अपनी नज़रें वापस फाइल पर गड़ा ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। आन्या के कमरे से बाहर जाने के बाद अर्नब ने अपनी फाइल वापस साइड टेबल पर रख दी। उस खामोशी वीआईपी स्वीट में अब अर्नब के होठों पर वो हल्की सी मुस्कान एक बेहद सुकून भरी और गहरी मुस्कान में बदल चुकी थी। आन्या का वो गुस्सा, उसकी वो अड़ियल नाक और फिर उसका वो झेपते हुए थैंक यू बोलना, ये सब अर्नब के जहन में किसी खूबसूरत का तस्वीर की तरह छिप गया था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वही असिस्टेंट दबे कदमों से अंदर आया। अर्नब को ये मुस्कुराते देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने संभलते हुए अपना सिर झुकाया। बॉस, असिस्टेंट ने बहुत ही अदब से कहा, अब हमें चलना चाहिए, आपकी तबीयत अब काफ़ी रिकवर हो चुकी है और हेड ऑफिस में हमारे कई ज़रूरत प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं। मैंने डॉक्टर माथुर से बात कर ली है, उन्होंने आपके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर दिए हैं। असिस्टेंट की आवाज़ सुनते ही अर्नब के चेहरे की वो सुकून भरी मुस्कान एक सेकंड में गायब हो गई और उसका जगह वापस उसी खौफनाक, ठंडे और कैलकुलेटिव बॉस वाले चेहरे ने ले ली। उसने अपनी डार्क आंखों से असिस्टेंट को देखा और अपनी भारी आवाज़ में बस एक लफ्ज़ कहा, गाड़ियाँ तैयार करो। आधे घंटे बाद आन्या उसकी माँ के साथ कैंटीन से जूस लेकर हॉस्पिटल के मेन कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी उसे आसपास एक अजीब सी हलचल और फुसफुसाहट महसूस हुई। रिसेप्शन पर खड़ी कुछ नर्सेस और वहां से गुजर रही लड़कियां अचानक एक ही तरफ देखकर पागलों की तरह गॉसिप कर रही थी। ओ माय गॉड, वो देखो, एक लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा,
कितना हॉट है यार, ये इंसान है या कोई ग्रीड गॉड। वो चश्मा, वो रुतबा, उफ, काश ये मुझे एक बार देख ले। दूसरी लड़की लगभग बेहोश होने वाली हालत में बुदबुदाई। आन्या ने जूस का गिलास पकड़े हुए अपना मुंह अजीब सा सिकोड़ा। क्या ही बेवकूफ़ लड़कियां हैं यार, आन्या ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए सोचा। किसी भी अमीर और घमंडी इंसान को देखकर ऐसे लार टपकाने लगती हैं जैसे कोई कभी लड़का ही देखा ही ना हो। इडियट्स। उसने झुंझलाते हुए अपनी नज़रें उस तरफ घुमाई जहां वो सब देख रही थी, और अगले ही पल आन्या के कदम वहीं के वहीं जम गए। हॉस्पिटल के चौड़े कॉरिडोर से अर्नब सिंघानिया बाहर की तरफ आ रहा था। उसके चारों तरफ काले सूट पहने 6 खूंखार बॉडीगार्ड्स का एक घेरा था। अर्नब ने एक बेहद महंगा और स्टाइलिश डार्क नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों पर वो काला चश्मा था जो उसके उस शार्प और कोल्ड चेहरे को खुद और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहा था। पसलियों में चोट होने के बावजूद उसकी चाल में वो खौफनाक पावर और वो राजाओं वाला रुतबा था जो पूरे हॉस्पिटल की हवा को भारी कर रहा था। आन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग ने एक झटके में मान लिया कि वो लड़कियां बिल्कुल गलत नहीं थी। ये इंसान, ये सच में खतरनाक हद तक हैंडसम है। कोई इतना परफेक्ट कैसे दिख सकता है? आन्या बिना पलक झपकाए उस बर्फ के गोले को अपनी गाड़ियों की काफिले की तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। तभी उसके दिमाग में जोरदार बिजली कौंधी। वेट अ मिनट, ये इंसान मेरा पति है। ये ख्याल आते ही आन्या की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। उसने अपने दांत पीसे और उसने अपने ही गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। पागल हो गई है क्या आन्या? होश में आ, वो खुद से फुसफुसाते हुए बुरी तरह झुंझला उठी। उसने ज़ोर से अपना सिर झिझका और अर्नब की पीठ को घूरते हुए खुद को याद दिलाया। कैसा पति? वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिर्फ नाम का पति है, समझे? ये सब वीआईपी चोचले हैं उनके। अर्नब अपनी एसयूवी में बैठकर हॉस्पिटल से निकल चुका था। आन्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने बालों को पीछे झटकते हुए एक बहुत ही राहत भरी सांस ली। चलो, जो भी हो, बहुत अच्छा हुआ जो ये यहाँ से चला गया। मुझे नहीं जानना इस बेवकूफ़ और घमंडी इंसान के बारे में कुछ भी। कम से कम जब तक माँ यहाँ एडमिट है, मुझे इस सड़ू सिंघानिया से छुटकारा तो मिलेगा। गुड रिडनेस। वो खुद को तसल्ली देते हुए और बड़बड़ाते हुए मुड़ी और अपनी माँ के वार्ड की तरफ चल दी। लेकिन उसका दिल, वो अभी भी अर्नब की उस एक झलक की वजह से अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। 1 हफ्ता बीत चुका था। हॉस्पिटल के उस दम घोटू माहौल से दूर आन्या की ज़िंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। उसकी माँ की रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही थी और वो अब घर पर थी। इस 1 हफ्ते की भाग दौड़ और माँ की देखभाल में आन्या के दिमाग में अर्नब सिंघानिया और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से धुल चुका था। उसे लगता था कि वो बस एक बुरा सपना था जो अब ख़त्म हो गया है। अब वक्त था वापस अपने सपनों की तरफ उड़ने का। सुबह सुबह आन्या को एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से लीड रोल के ऑडिशन का कॉल आया। वो खुशी से झूम उठी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली, खुद को शीशे के सामने देखकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और भगवान का नाम लेकर ऑडिशन वेन्यू के लिए निकल पड़ी। वेन्यू एक बहुत बड़े और आलीशान 5 स्टार होटल में बैंक्वेट हॉल में था। आन्या एक्साइटमेंट से भरी हुई अंदर दाखिल हुई। उसने अपना स्क्रिप्ट पेपर पकड़ा और अपना नाम पुकारे जाने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे जजेस के पैनल पर गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पैनल के बिल्कुल बीचों बीच प्रोड्यूसर की कुर्सी पर विहान बैठा हुआ था और उसके ठीक बगल वाली कुर्सी पर रिया चिपकी हुई बैठी थी। विहान की कंपनी ने शायद इस फिल्म में पैसा लगाया था, इसलिए वो वहाँ जज बनकर बैठा था। विहान की नज़र जैसे ही भीड़ में खड़ी आन्या पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक बहुत ही घटिया और शातिर मुस्कान आ गई। उसने रिया के कान में कुछ फुसफुसाया और रिया भी आन्या को देखकर एक विजयी और नीची मुस्कान के साथ हंसने लगी। आन्या का खून खौल उठा। उसकी सारी खुशी, सारा एक्साइटमेंट एक झटके में राख हो गया। मैं इस घटिया इंसान के सामने ऑडिशन दूंगी? कभी नहीं। आन्या ने गुस्से से अपने दांत पीसे, अपना स्क्रिप्ट पेपर वहीं डस्टबिन में फेंका और बिना ऑडिशन दिए ही बाहर की तरफ
तरफ मुड़ गई। वो इतनी घुटन महसूस कर रही थी कि वो सीधे कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर बने लेडीज वॉशरूम की तरफ तेज कदमों से चल दी। वॉशरूम में घुसकर उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। वो शीशे में खुद को देखकर अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से लॉक हो गया। आन्या ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। विहान वहाँ खड़ा था, दरवाजे से टेक लगाए, अपनी उसी भद्दी सी मुस्कान के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लेडीज़ वॉशरूम है, बाहर निकलो, आन्या गुस्से से फुफकारी। विहान धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इतनी जल्दी क्या है जाने की आन्या? अभी तो तुम्हारा ऑडिशन बाकी है, पर तुम तो बिना ऑडिशन दिए ही भाग रही हो। डर गई क्या? मुझे तुम जैसे गिरे हुए इंसान की प्रोड्यूस की हुई फिल्म में काम करने का कोई शौक नहीं है। आन्या ने उसे पार करके जाने की कोशिश की, लेकिन विहान ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे धक्का दिया, जिससे आन्या की पीठ वॉशरूम के मार्बल से जा टकराई। तू काम करेगी भी कैसे? विहान की आवाज़ अब भारी और खतरनाक हो गई थी। मैं तुझे इस इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं करने दूंगा। आन्या, तूने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तेरी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। तू एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगी। आन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दे विहान, मैं अपनी ज़िंदगी संभालना जानती हूँ। तू बस अपना देख कि मैं तेरे साथ क्या करूँगी। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। विहान ने एक बहुत ही गंदी और चुभने वाली हंसी हंसी। बड़ी सती सावित्री बनती थी ना तू शादी से पहले। मुझे छूना मत, मेरे पास मत आना। तो अब बता, अगर तूने खुद को मुझे नहीं बेचा तो फिर गोटियां खेल कर पैसे कमाए थे वो 37 लाख रुपए हॉस्पिटल में हवा से तो नहीं टपके होंगे? किस रायजादे के बिस्तर गरम करके आई है तू? विहान के ये शब्द आन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आन्या का हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और विहान के गाल पर एक बेहद जोरदार थप्पड़ पड़ा। वॉशरूम में उस थप्पड़ की गूंज किसी धमाके जैसी थी। तेरी इतनी हिम्मत! विहान का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने पागलों की तरह आन्या पर झटका मारा और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया था कि उसके सामने कौन खड़ी है। आन्या कोई बेबस लड़की नहीं थी। जैसे ही विहान के हाथ उसकी तरफ बढ़े, आन्या ने बिजली की फुर्ती से अपना बायां पैर घुमाया और विहान के घुटने के ठीक पीछे एक जोरदार किक मारी। आह! विहान डर से चीखता हुआ सीधे घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। आन्या यही नहीं रुकी। उसने विहान के बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका चेहरा वॉश बेसिन के ठंडे मार्बल पर दे मारा। विहान की नाक से खून की धार फूट पड़ी। बहुत गुरूर था ना तुझे अपनी इस घटिया सोच पर? आन्या ने विहान का सिर पीछे खींचते हुए उसकी आंखों में खौफनाक गुस्से से देखा। तुझे क्या लगा था मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? तू मुझे इस वॉशरूम में डराएगा और मैं डर जाऊंगी? तेरी औकात मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है विहान। विहान को समझ आ गया था कि आमने सामने की लड़ाई में वो इस लड़की से कभी नहीं जीत सकता। वो दर्द से कराह रहा था, उसका चेहरा खून से लथपथ था। आन्या ने उसे झटके से ज़मीन पर फेंक दिया और अपनी ड्रेस ठीक करने लगी, लेकिन विहान अंदर से एक कायर और जहरीला सांप था। ज़मीन पर पड़े पड़े ही उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक छोटा सा ब्लैक कैनिस्टर केमिकल नर्व स्प्रे निकाला, जो वो इसलिए ही लाया था। जैसे ही आन्या बाहर जाने के लिए पलटी, विहान ने पीछे से छलांग लगाई और वो स्प्रे सीधा आन्या के चेहरे और आंखों पर कर दिया। आन्या ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो केमिकल गैस उसके नाखूनों में जा चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में वो जहरीला केमिकल अपना असर दिखाने लगा था। आन्या का सिर भयंकर तरीके से चकराने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग की नसें निचोड़ दी हो। उसकी आंखों के सामने घुप अंधेरा छाने लगा और पैरों की ताकत जैसे हवा में उड़ गई। वो लड़खड़ाकर दीवार के सहारे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार नहीं थी। वो अपनी धुंधली नज़रों से विहान को घूर रही थी। विहान अपनी नाक का खून पोंछते हुए एक खौफनाक और घटिया हंसी के साथ उसके करीब आया। बड़ी ब्लैक बेल्ट बन रही थी ना, अब चला अपने हाथ पैर। विहान ने आन्या के चेहरे के पास झुकते हुए कहा, सीधी तरह से तू मानती नहीं है। अब इस स्प्रे के बाद अगले 2 घंटे तक
तू एक लाश की तरह रहेगी और तब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा ईगो हर्ट करने का क्या अंजाम होता है। विहान ने जैसे ही अन्य की तरफ गंदा हाथ बढ़ाया, वहीं केमिकल की वजह से उसके पैरों की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन उसके सालों की ट्रेनिंग और उसका गुरूर अभी जिंदा था। जैसे ही विहान ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, आन्या ने झट अपनी जलती हुई आंखें जबरदस्ती खोली और अपनी बची कुची पूरी ताकत बटोरकर विहान के गले पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। विहान खसकता हुआ पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आन्या ने दीवार का सहारा लिया और हवा में उछलकर एक खतरनाक किक विहान के घुटने पर मारी। विहान छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आन्या की सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने पास ही रखा लोहे का भारी डस्टबिन उठाया और पूरी ताकत से विहान के सिर पर दे मारा। विहान वहीं बेहोश होकर ढेर हो गया। आन्या का सिर अब इतनी जोर से घूम रहा था कि उसे लगा जैसे दीवार सिकुड़ रही है। उसे पता था कि अगर वो यहीं रही तो विहान के बाकी गुंडे या वो खुद होश में आकर उसे मार डालेगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वो धुंधली आवाज़ में बड़बड़ाई। वो लड़खड़ाते हुए दीवार पकड़कर वॉशरूम के बाहर कॉरिडोर में आई। उसकी आंखों के सामने अब कुछ धुंधला और दो दो दिख रहा था। तभी उसे कॉरिडोर के आखिरी में एक भारी नक्शासीदार डबल डोर दिखा। बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धकेला, अंदर घुसी और तुरंत कांपते हाथों से दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। दरवाज़ा लॉक करते ही उसने एक गहरी राहत की सांस ली और पलटी, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सांसें उसके गले में ही जम गई। एक साथ दर्जनों बंदूकों का सेफ्टी कैच खुलने की खौफनाक आवाज़ उस बड़े से कमरे में गूंज उठी। आन्या ने अपनी धुंधली और जलती हुई आंखों से सामने का नज़ारा देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कमरा कोई आम कमरा नहीं था। चारों तरफ सिगार का धुआं फैला हुआ था। महंगे सूट पहने हुए देश के सबसे बड़े और खूंखार माफिया, राजनेता और अंडरवर्ल्ड के लोग एक बड़ी सी गोल मेज के चारों तरफ बैठे थे और उनके खूंखार बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी बंदूकें सीधा आन्या के सिर और सीने पर तान रखी थी। आन्या एक सीक्रेट और बेहद खतरनाक मीटिंग के बीचों बीच आ गिरी थी। कौन है ये लड़की? इसे अंदर किसने आने दिया? एक भारी भरकम माफिया अपनी जगह से उठकर चिल्लाया, खत्म करो इसे। बॉडीगार्ड्स ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर कस ली। आन्या का दिमाग सुन्न हो चुका था। ड्रग्स का नशा और बंदूकों का खौफ, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसकी नज़र उस बड़े से कमरे के बिल्कुल आखिरी सिरे पर गई। वहाँ एक बेहद शाही और बड़े से लेदर सोफे पर दूल्हे के बीच अर्नब सिंघानिया बैठा हुआ था। उसने अपना वही डार्क नेवी ब्लू 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसकी सिहाई ठहरी हुई और खौफनाक आंखें सीधे आन्या पर गड़ी थी। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, वह बस एक टक उस लड़खड़ाती हुई लड़की को देख रहा था। आन्या उसे देखकर चौंक गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो अर्नब को कुछ बोलना चाहती थी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अर्नब की तरफ बढ़ाया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। केमिकल ने अब उसके शरीर पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। उसकी पलकें झपकने लगी, आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और उसके पैरों ने उसका वजन उठाना बंद कर दिया। वो एक बेजान लाश की तरह ज़मीन की तरफ गिरने लगी। गोली मारो इसे, किसी ने हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि कोई गोली चलती या आन्या का सिर फर्श के कठोर मार्बल से टकराता, कमरे में मौजूद सभी खूंखार लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। अर्नब सिंघानिया, जो अपनी खामोशी और बेदर्दी के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड में जाना जाता था, वो अपनी जगह से बिजली की रफ्तार से उठा था। उसने बीच में रखी मेज को लांघा और किसी भूखे चीते की तरह आन्या की तरफ झपका और पलक झपकते ही आन्या ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्नब की मजबूत बाहों में थी। पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। जो लोग एक सेकंड पहले आन्या को मारने के लिए उतावले थे, वो अपने बॉस उस खौफनाक अर्नब सिंघानिया को एक अनजान लड़की को अपनी बाहों में थामे देखकर पत्थर की मूरत बन गए थे। अर्नब ने आन्या के बेहोश चेहरे को देखा। उसके गालों पर
केमिकल के निशान थे और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अर्नब की वो खूंखार आंखें जो हमेशा मौत बांटती थी, उसमें अचानक एक ऐसा भयंकर तूफान और फिक्र नजर आई जिसने पूरे कमरे का तापमान शून्य कर दिया। उसने आन्या को सीने से लगाते हुए उस माफिया की तरफ बिना देखे एक ऐसी सर्द और खतरनाक आवाज में कहा जिससे दीवारें तक कांप गई, अगर इस कमरे में किसी की भी बंदूक का ट्रिगर गलती से भी दबा तो मैं कसम खाता हूँ यहाँ से एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं जाएगा।